हेलो एवरीवन। आप सभी को स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर जो आप लोगों का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसका हम लोग आज एमसीक्यू पार्ट को कवर करेंगे। इस चैप्टर से आप लोगों को दो एमसीक्यू पूछा जाएगा और अगर आप वो दोनों एमसीक्यू को बनाना चाहते हैं तो आप लोगों को आज का एमसीक्यू पार्ट को ज़रूर देखना है। आप लोगों के एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए इसलिए हम हर एक चैप्टर का आप लोगों को एमसीक्यूज़ करवा रहे हैं। आप लोगों के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का तो कोई भी स्टूडेंट अगर अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में इस बार 40 आउट ऑफ 40 लाना चाहता है, 40 आउट ऑफ 40, तो उन लोगों को एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। चैप्टर वाइज एमसीक्यू आप लोगों को करवाया जा रहा है जिसमें हम हर एक सवाल को आपके प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे बना रहे हैं। तो चलिए आज आप लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का पहला सवाल को देखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा क्या है कि वर्क डन इज जीरो व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। आपसे पूछ रहा है कि किस एंगल पे, किस थीटा पे आप लोगों का वर्क डन जीरो आता है। एंगल किसके किसके बीच का पूछ रहा है आपको, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी बल और विस्थापन के बीच में एंगल क्या होगा कि आप लोगों का कार्य का वैल्यू कितना आएगा, तो आप बोलोगे जीरो आएगा। तो आप लोगों को यहाँ से फॉर्मूला को देखना पड़ेगा। वर्क डन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आप लोग का एफ डॉट एस, और अगर आप इस डॉट को हटाओगे तो आपको लिखना पड़ता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस कॉस थीटा। अब अगर आपको एंगल चाहिए कि कौन से एंगल पे आप लोग का वर्गडन जीरो होगा तो आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे थीटा रखना है तो आप बोलिए कॉस कितना डिग्री, कॉस कितना डिग्री का वैल्यू जीरो होता है। आप बोलोगे सर 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो आप बोलोगे जीरो होता है। अब देखिए जीरो से अगर हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, आप बोलोगे जीरो आएगा। यानी यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोग का 90 डिग्री। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच पे आप लोगों का क्या हो जाए, 90 डिग्री का एंगल हो जाए, उस टाइम पे वर्गडन का वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा। आपसे ये भी जो पूछा जा सकता है कि वर्गडन का वैल्यू मैक्सिमम कब होगा, ये भी पूछा जा सकता है। देखिए आपको मिनिमम तो पता चल गया कि वर्गडन नहीं कब नहीं होगा, जब उन लोगों के बीच में एंगल जीरो हो। अब सबसे ज़्यादा कब होगा, तो वो सबसे ज़्यादा तब होगा जब वर्गडन आप लोग का सबसे मैक्सिमम तब होगा जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो जाए जीरो डिग्री, क्योंकि कॉस जीरो डिग्री का वैल्यू आप लोग का वन होता है और यही सबसे मैक्सिमम है। यानी वन को अगर इंटू करेंगे तो वर्गडन का फॉर्मूला आएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और यही फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यही सबसे मैक्सिमम वैल्यू है किसका, वर्गडन का। बाकी हर एक एंगल पे आप लोगों का वर्गडन का वैल्यू क्या आएगा, तो आप बोलोगे वर्गडन का वैल्यू आप लोगों का मिनिमम आएगा, सबसे मैक्सिमम जीरो डिग्री पे। याद रखने वाली बात है। उसके बाद आप ये भी याद रखिएगा कि वर्गडन का एसआई यूनिट जूल होता है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या होता है बोलिए, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू पूछा जाता है डायरेक्टली, ये आपको याद रखना होगा। और साथ में वर्गडन का जो सीजीएस यूनिट होता है, सीजीएस यूनिट ये होता है आप लोग का अर्ग। क्या होता है बोलिए, अर्ग होता है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि वन अर्ग जो होता है ये बराबर होता है 10⁻⁻7 जूल। क्या उतना होता है बोलिए, तो वन अर्ग इक्वल्स टू 10⁻⁻7 जूल। जितना सारा बात आपको यहाँ पे हम लिखा है, वर्गडन का एसआई यूनिट, डायमेंशनल फॉर्मूला, सीजीएस यूनिट और सीजीएस यूनिट का जूल के साथ रिलेशन, ये सबके सब आप लोगों को प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अगर आपका टारगेट है 40 में 40 लाने का तो आप लोगों को थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा स्टडी करना पड़ेगा। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एसआई यूनिट ऑफ पावर। आपको पावर का एसआई यूनिट पूछा है। सबसे पहले बताइए कि पावर, पावर का मतलब शक्ति होता है और पावर का फॉर्मूला होता है पावर इक्वल्स टू W/T। हम पावर का डेफिनेशन में क्या पढ़ते हैं, आपको पता होना चाहिए, कार्य करने का दर, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही तो है वर्क पर यूनिट टाइम, यही तो रेट है आपका, रेट ऑफ डूइंग वर्क। इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग डूइंग वर्क बोलते हैं। W/T को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क पर यूनिट टाइम। इसी को क्या बोलते हैं, पावर बोलते हैं। अब बताइए पावर का ऐसा यूनिट क्या होगा, तो आप बोलोगे वर्कडन है ऊपर में देखिए, तो वर्कडन का मतलब जूल और टाइम का मतलब सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड। तो इसका जो ऐसा यूनिट आना चाहिए वो आना चाहिए आप लोगों का जूल पर सेकेंड। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि क्या यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन में जूल पर सेकेंड देखने को मिल रहा है, तो आप बोलोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि आप लोगों को पता होना चाहिए जूल पर सेकेंड को हम एक वैज्ञानिक के नाम से रखते हैं। क्या नाम है उसका, तो वो है आप लोगों का वाट। वाट एक साइंटिस्ट है जिन्होंने पावर को डिफाइन किया था, इसीलिए उसके एसआई यूनिट को जूल पर सेकेंड भी कहा जाता है और साथ में वाट कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बाकी किसी को डायरेक्टली ये पता था तो वो आराम से इसको देख करके आगे जा सकते हैं। बाकी जिनको नहीं पता उन लोग यहाँ पे देखिए कि जूल किसका यूनिट है, तो आप बोलोगे वर्कडन का। या एनर्जी, जैसे काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, हीट एनर्जी हो गया, इन सब का इनका एसआई यूनिट क्या होता है, बोलोगे जूल। न्यूटन किसका एसआई यूनिट है, बोलोगे फोर्स का। और साथ में पास्कल किसका है, तो आप बोलोगे प्रेशर यानी दाब। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, आप बोलोगे पास्कल होता है। तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को ये सब भी पूछा गया है। न्यूटन किसका है, फोर्स का। पास्कल किसका है, प्रेशर का। सभी यूनिट इंपॉर्टेंट यूनिट था, आपको जानने वाली यूनिट है। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि द काइनेटिक एनर्जी,
द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले बताइए काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है? वह एनर्जी जो किसी बॉडी पे तब आती है जब वो किस में हो, तो आप बोलोगे मोशन पे हो, गति पे हो, मतलब गति करने वाला जो बॉडी होता है उन लोग के पास गति ऊर्जा होती है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी स्क्वायर, जहाँ पे एम का मतलब क्या है? तो उस बॉडी का मास, वी का मतलब क्या है? कि जितना वेलोसिटी से वो चल रहा है। तो बोलिए किस पे डिपेंड करेगा? आप बोलोगे मास, आप बोलोगे मास पे और साथ में वेलोसिटी पे। किस पे करेगा? बोलिए मास एंड वेलोसिटी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप बोलोगे यहाँ पे जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बोथ मास एंड वेलोसिटी, दोनों पे करेगा, मास पे भी करेगा और वेलोसिटी पे भी करेगा। तो एक तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये वाला होता है। काइनेटिक एनर्जी का ऐसा यूनिट, तो आप बोलोगे जूल। एनर्जी है तो इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क के बराबर होगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होगा। और साथ में आप लोगों को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई टू एम। मोमेंटम के टर्म में ये वाला काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाई टू एम, जहाँ पे पी का मतलब क्या है? आप बोलोगे मोमेंटम, मोमेंटम यानी संवेग। पी का मतलब होता है मोमेंटम, संवेग, और एम का मतलब क्या होता है? तो आप बोलोगे मास यानी द्रव्यमान। तो मोमेंटम का फॉर्मूला, तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम को हम डिनोट किससे करते हैं? आप बोलोगे पी से, तो पी इक्वल्स टू एम इंटू वी। ये सब भी आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से ये जो फॉर्मूला है ना, इस फॉर्मूला से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बहुत बार पूछा है। आपको जरूर याद रखना है, हम इस फॉर्मूला से आप लोग को ऑब्जेक्टिव करवाएंगे उस टाइम जब आप लोग का एग्जाम सामने रहेगा। और एग्जाम के सामने में हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कम से कम हम आप लोग को 7 साल 6 साल 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाएंगे, जिसको करने के बाद आप लोग को एग्जाम में ये पता चल जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है और किस पैटर्न का और किस लेवल का आएगा। इस न्यूमेरिकल से, इस फॉर्मूला से आप लोगों को पूछा गया है ऑब्जेक्टिव, तो जरूर याद रखिएगा। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। द वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज ऑलवेज, फ्रिक्शन के द्वारा, घर्षण के द्वारा जो काम होता है वो क्या होता है? हमेशा क्या होता है? क्या वो पॉजिटिव वर्क करता है फ्रिक्शन, नेगेटिव वर्क करता है, जीरो, या इनफाइनाइट? तो आप क्या बोल सकते हैं? ध्यान से देखिएगा। फ्रिक्शन क्या है? तो एक ऐसा फोर्स है कि अगर मान लीजिए ये मेरा ज़मीन है, ये मेरा ज़मीन है, और इसमें ये इस सरफेस में एक बॉडी यहाँ पे ऐसे इसके साथ कांटेक्ट में है। जब ये बॉडी इधर मान लीजिए मूव करेगा, इधर अगर वो मूव करेगा, तो जिधर वो गति करता है उस वस्तु के विपरीत दिशा में एक फोर्स लगती है जो उसके स्पीड को क्या करता है? कम करता है। हम उसी को बोलते हैं फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन, ध्यान से देखिए, बॉडी आपका आगे जा रहा है यानी डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स भी बोलते हैं, एस भी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन पे हो रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा है। अब बोलिए क्या दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री है? 180 डिग्री ऑपोजिट है। अगर विपरीत होता है तो हमेशा एंगल 180 डिग्री होगा। और 180 डिग्री होने से जो फ्रिक्शनल में वर्क डन आएगा, देखिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। अब बताइए एफ क्या है? तो आप बोलोगे फ्रिक्शनल फोर्स है, एफ मेरा है इस बार फ्रिक्शनल फोर्स। डिस्प्लेसमेंट तो एस मान लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही चल रहा है मेरा। साथ में थीटा बोलिए कितना है? तो आप बोलोगे थीटा इस बार विपरीत दिशा में 180 डिग्री होगा सर। और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। तो अब देखिए -1 को अगर इंटू करेंगे तो ये वर्कडन किस में आएगा? आप बोलोगे सर वर्कडन नेगेटिव में आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। हमेशा आपको याद रखना है कि फ्रिक्शन के द्वारा किया गया वर्कडन हमेशा क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट के विस्थापन के विपरीत दिशा में लगता है, उन लोग के बीच में 180 डिग्री होती है। बाकी अगर यहाँ पे किसी को पता है कि फ्रिक्शन जो होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये आप लोगों का कंजर्वेटिव फोर्स है या आप लोगों का नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, ये अगर किसी को पता है तो वो कमेंट में मेरे को बताइए। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको जानना है कि कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स किसे बोलते हैं। अगर किसी को डाउट होगा तो यहाँ पे मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। बाकी अगर किसी को पता है इसका आंसर तो आप मेरे को कमेंट में दीजिए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि द पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीजेज व्हेन इट कम्स डाउन, इट गोज अप, इट मूव्स हॉरिजेंटली, नॉन। आपसे बोल रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी किसी वस्तु का कब बढ़ेगा? जब उस वस्तु को जब आप नीचे ले आइएगा, उस वस्तु को जब आप ऊपर उठाइएगा, या फिर उस वस्तु को जब आप क्षैतिज रेखा में, हॉरिजेंटल का मतलब होता है क्षैतिज रेखा है ना, ऐसे इस लाइन पे अगर आप उसको आगे बढ़ाइएगा। तो सबसे पहले मानिए कि ये मेरा अर्थ है। देखिए ये क्वेश्चन इजी है, बहुत इजी है। कैसे बनाएंगे इसको? इजीली आप बना सकते हैं कि ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, तो ये इसका सरफेस हो गया। अब बताइए कि अगर हम ये मान लीजिए एक बॉडी है, मान लीजिए मेरा मास m का है, उस बॉडी को अगर हम यहाँ से यहाँ उठा ले जाएंगे, ये मास है मेरा, इस बॉडी का मास m है, हम h हाइट तक उठाएंगे, तो इस पर जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो आप बोलोगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अब बताइए
कि h, ये जो h है हाइट, ये हाइट को अगर हम इस बॉडी को ज़्यादा उठाएंगे तो इसका हाइट ज़्यादा होगा। अब देखिए अगर h का वैल्यू ज़्यादा होगा तो आपका एनर्जी भी तो ज़्यादा होगा। इसका मतलब अगर हम बॉडी को ज़्यादा उठाएंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आएगा, तो आप बोलोगे ज़्यादा आएगा। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, आप बोलोगे इसका जो आंसर सही होगा वो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, इट गोज अप। अगर ऊपर उठाएंगे तो h का वैल्यू बढ़ेगा, h के साथ आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये भी घटेगा। तो इजी सवाल था ये। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पावर इज डिफाइंड एज, पावर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले अभी कुछ देर पहले बताया आपको कि पावर का मतलब होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर हम इसको डिनोट फॉर्मूला में कैसे लिखते हैं, तो वर्क डन पर यूनिट टाइम। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्क डन होता है उसी को हम कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं किस में, तो आप बोलोगे एनर्जी में। तो ये हो जाएगा एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है आपको, यहाँ पे आप लोग को वर्क डन पर यूनिट टाइम ना पूछ करके क्या दिया है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। आप वर्क डन को एनर्जी में कन्वर्ट करने से ये आएगा। याद रखने वाली बात है कि पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट या जूल पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछता है पावर पे कि पावर का एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा बोलिए। तो देखिए पावर का फॉर्मूला हो गया W/T, एक हो गया W/T, और एक फॉर्मूला आपको ये भी याद रखना, कौन सा, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बोलिए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और नीचे टाइम का टाइम। अब बताइए डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होगा, तो आप बोलोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो सर वेलोसिटी होता है, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी। क्या होगा बोलिए, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये भी एक फॉर्मूला है किसका, पावर का। यहाँ से भी पावर का एक यूनिट आएगा, क्या बोलिए, तो फोर्स के लिए न्यूटन, वेलोसिटी के यूनिट क्या होता है, बोलोगे मीटर पर सेकंड। तो न्यूटन मीटर पर सेकंड भी कभी कभी आप लोग को ऑप्शन में देखने को मिलता है पावर का यूनिट के तौर पे। ऐसा यूनिट तो पावर का वाट होता है। ये वाला फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों का एक थ्योरम जो आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कौन सा, वर्क एनर्जी थ्योरम। सबसे पहले बताइए कि वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वही तो आपसे यहाँ पे पूछा है, तो आपका रिवीजन भी होगा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में बोला गया है कि किसी बॉडी के ऊपर जो वर्क डन होता है, वर्क डन बराबर होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यही कौन सा थ्योरम है, आप बोलोगे वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। ऐसा ही सवाल आप लोगों को, इसी लेवल का सवाल आप लोगों को बोर्ड आपसे पूछता है, तो आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अच्छे से थोड़ा सा एकदम पेशेंस के साथ और थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करके पढ़ते हैं तो जितना सारा चीज़ आपको बता रहे हैं इसको आप कॉपी कलम में लिखिए, आप एमसीक्यूज़ को आप लोग कलेक्ट करिए और आप देखिए कि आप लोगों को 40 में 40 आता है या नहीं आता है। तो चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी। इजी सवाल है, क्या होगा आप बोलिए, जूल होगा। इसमें टाइम नहीं दे रहे हैं, आपको याद रखना है कि एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल होता है। एनर्जी का एक और यूनिट होता है, क्या बोलिए, कैलोरी, कैलोरी। और आपको ये भी याद रखना है कि 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल का। 1 कैलोरी किसके बराबर होगा, आप बोलोगे 4.2 जूल का बराबर होगा। कैलोरी थोड़ा जूल से बड़ा यूनिट है। जैसे हम लोग सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से बड़ा कौन होता है, मीटर, मीटर से बड़ा कौन होता है, किलोमीटर। उसी प्रकार से जूल का थोड़ा सा बड़ा यूनिट क्या होता है, कैलोरी। और एनर्जी का जो बहुत बड़ा यूनिट है उसको हम लोग बोलते हैं KWH, KWH यानी किलो वाट आवर। और 1 KWH बराबर होता है आप लोगों का, आपको पता भी होना चाहिए, वो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 3.6 इंटू 10⁶ जूल। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों का वैल्यू है। एनर्जी का एक बहुत बड़ा यूनिट, इसको कमर्शियल यूनिट बोलते हैं, जो इसके बराबर होता है। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए एक इंपॉर्टेंट सवाल, ये आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछा है हूबहू सवाल कि 1 HP। पहले आपको जानना है HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर क्या होता है बोलिए, हॉर्स पावर का यानी अश्व शक्ति। हॉर्स पावर का हम क्या बोलते हैं बोलिए, अश्व शक्ति बोलते हैं। तो 1 HP किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे 746 वाट, 746 वाट होता है 1 HP यानी हॉर्स पावर का वैल्यू। आपको याद रखना है। और एक आपको याद रखना है 1 किलोवाट, 1 किलोवाट यानी 10⁻³ वाट। 10⁻³ वाट का मतलब 1000 वाट। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये सब। आप लोग को कन्वर्जन में पूछा जाता है तो आपको याद रखना पड़ेगा अगर आप एग्जाम में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि व्हेन वेलोसिटी बिकम्स डबल,
काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, आप लोगों को करना यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आप लोग को यहाँ पे पूछ रहा है कि जब वेलोसिटी को हम डबल करेंगे किसी वस्तु का तो उसका काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, क्या वो डबल यानी 2 गुना हो जाएगा, क्या वो 3 गुना बढ़ेगा, क्या वो 4 गुना, या सेम रहेगा। तो फॉर्मूला क्या बोलता है आपको कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है ½ mv²। अब v को क्या करने बोला है आपको, डबल, तो 2 का स्क्वायर, डबल डबल का 2 का स्क्वायर तो 4 होगा, यानी आपका काइनेटिक एनर्जी 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि स्क्वायर है, v में स्क्वायर, तो v को डबल करेंगे तो 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। क्या होगा बोलिए, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद यहीं पे एक सवाल और पूछता है आपको कि बोलता है यहाँ पे अगर वेलोसिटी ना बोल करके, यहाँ पे अगर वेलोसिटी ना बोल करके बोलता है कि अगर बॉडी का मोमेंटम, क्या बोलता कि मोमेंटम को अगर डबल कर दिया जाए, सेम क्वेश्चन, मोमेंटम को डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो सेम फॉर्मूला यूज करना है आपको। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम के टर्म में क्या होता है, p²/2m। अब देखिए p में भी स्क्वायर है तो मोमेंटम का डबल, तो 2 का स्क्वायर, इसमें भी क्या होगा 4, इसमें भी आंसर सेम ही होगा 4 टाइम्स। दोनों क्वेश्चन पूछा है, कभी बदल बदल करके, कभी वेलोसिटी पूछता है, कभी मोमेंटम पूछता है। दोनों फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि दोनों फॉर्मूला आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, क्या है, द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज, ग्रेविटी के विरोध में किया गया वर्क डन किसके बराबर होगा। तो आपने पढ़ा है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्या होता है बोलिए, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। किसी भी फोर्स के विरोध में अगर आप कुछ वर्क डन करोगे तो वहाँ पे एक एनर्जी स्टोर होगा जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। आप लोग को जब हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे तो ये वाला टॉपिक आपको हम पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। और बताइए कि वर्क डन जो हम ग्रेविटी के अगेंस्ट में करते हैं वो कितना निकल के आता है, तो आप बोलोगे mgh निकल के आता। कैसे, तो यहाँ देखिए ये हो गया बॉडी, इसको हम मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ये अर्थ है, इसको हम ऊपर उठा के ले जा रहे हैं h हाइट तक। अब देखिए ग्रेविटी इसको नीचे खींचता है, कितना फोर्स, तो आप बोलोगे ग्रेविटी फोर्स लगाता है mg। किसी वस्तु पे ग्रेविटी कितना फोर्स लगाता है, तो mg फोर्स लगाता है। तो ग्रेविटी नीचे लगा रहा है और हम काम कर रहे हैं उसके विरोध में, ऊपर उठा रहे हैं, तो इसके विरोध में काम करेंगे तो वर्क डन क्या आएगा, तो आप बोलोगे वर्क डन का फॉर्मूला होता है सर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स कितना है, आप बोलोगे mg है, डिस्प्लेसमेंट कितना करवाएंगे h, इसीलिए mgh इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आप लोग का कॉन्सेप्चुअल सवाल था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, नेगेटिव वर्क इज डन व्हेन, तो नेगेटिव काम कब होता है, जब आप लोगों का फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना हो, तो आप बोलोगे 180 डिग्री यानी अपोजिट हो। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होगा तो वर्क डन कैसा आएगा, आप बोलोगे नेगेटिव, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ cos थीटा, और cos थीटा 180 रखने पे -1, तो -1 को इंटू करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, किसके बीच, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में ऑपोजिट डायरेक्शन होना चाहिए, तभी जाकर के वर्क डन क्या आएगा, आप बोलोगे नेगेटिव आएगा सर। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, क्या है, द यूनिट ऑफ वर्क डन इज इक्विवेलेंट टू, वर्क डन का यूनिट किसके जैसा है। वैसे तो इसका ऐसा यूनिट, देखिए ऐसा यूनिट नहीं पूछा है, वर्क डन का ऐसा यूनिट तो जूल होता है। अब ये जूल आप लोगों का और किस नाम से जाना जाता है, जैसे यहाँ पे दिया है वाट सेकेंड, न्यूटन मीटर, पास्कल, तो क्या होना चाहिए, तो फॉर्मूला आपको वर्क डन का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का मतलब आप बोलोगे न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब मीटर, तो न्यूटन मीटर को भी हम जूल बोल सकते हैं क्योंकि जूल तो एक वैज्ञानिक का नाम है ना। उसी प्रकार से आपको याद रखना है कि जूल का मतलब न्यूटन मीटर होता है। और अगर आप पावर वाला फॉर्मूला यूज करोगे, देखो पावर का फॉर्मूला क्या था, W/T था, तो W वर्क डन बराबर क्या होगा, P इंटू टी, क्योंकि ये डिवाइड है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। अब पावर का यूनिट आप बोलोगे वाट, और टाइम का यूनिट आप बोलोगे सेकेंड, यानी वाट सेकेंड भी होगा, वाट सेकेंड को भी हम क्या बोलेंगे, जूल बोलेंगे। तो यानी यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। जूल को ही हम वाट सेकेंड भी बोलते हैं, जूल को ही हम न्यूटन मीटर भी बोलते हैं, और वाट को हम क्या बोलते हैं, वाट को, तो वाट को आप बोलोगे जूल पर सेकेंड। क्या बोलोगे, देखो जूल, देखो पावर का फॉर्मूला W/T, तो W का मतलब जूल, और टाइम का मतलब सेकेंड यानी जूल पर सेकेंड, तो वाट का मतलब जूल पर सेकेंड। तो आपको यहाँ पे पूछा था कि वर्क डन किसके समतुल्य है, किसके जैसा है वर्क डन का यूनिट, तो आप बोलोगे वाट सेकेंड भी होगा सर, और न्यूटन मीटर भी होगा। दोनों आंसर यहाँ पे है, न्यूटन मीटर भी और वाट सेकंड। वैसे आपको आपके बोर्ड में दोनों ऑप्शन सही नहीं देगा, यहाँ पे हो गया मेरे से, तो आपको दोनों बता दिए कि दोनों होगा। पास्कल मीटर नहीं होता है। पास्कल किसका यूनिट है, तो आप बोलोगे पास्कल आप लोग का यूनिट होता है प्रेशर का, प्रेशर यानी दाब का। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बोलोगे फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है, ए बॉडी
ए बॉडी ऑफ मास m, एक वस्तु का मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, और मूव कर रहा है वेलोसिटी v से, हैज़ मोमेंटम, तो उसके पास मोमेंटम कितना होगा। देखिए मोमेंटम को संवेग बोलते हैं, मोमेंटम का फॉर्मूला डिनोट करते हैं p से, इसका फॉर्मूला होता है बॉडी का मास इंटू वेलोसिटी यानी m इंटू v, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और बोलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो मास के लिए kg और वेलोसिटी के लिए मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसी यूनिट से आप डायमेंशन भी लिख पाओगे, kg का मतलब मास यानी m, मीटर का मतलब लेंथ, और टाइम का मतलब टाइम यानी पर टाइम, ऐसे। तो ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला आपका मोमेंटम का, ये हो गया उसका यूनिट केजी मीटर पर सेकंड। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, द पावर ऑफ ए मोटर डिपेंड्स ऑन, पावर किस पे डिपेंड करता है, तो पावर का फॉर्मूला होता है W/T। अब W यानी वर्क पे भी डिपेंड करेगा, टाइम पे भी डिपेंड करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा, वर्क डन पे भी डिपेंड करेगा, टाइम पे भी डिपेंड करेगा। चलिए इजी सवाल था ये। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है कि 1 जूल किसके बराबर होगा। तो अभी आपको बताए थे कि वर्क डन, जूल किसका यूनिट है, वर्क डन का, तो वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम, फोर्स का मतलब न्यूटन, टाइम का मतलब हो जाता है आप लोग का, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है आप लोग का मीटर। तो अगर इसको हम 1 जूल बोलेंगे तो आप लोग का न्यूटन होना चाहिए 1 और मीटर होना चाहिए 1, तब ना 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए भी सही होगा, साथ में ये भी सही होगा, वाट सेकेंड। 1 जूल को हम 1 वाट इंटू 1 सेकेंड भी तो बोल सकते हैं, क्योंकि जूल का 2 यूनिट, जूल को हम 2 यूनिट के बराबर मानते हैं, एक न्यूटन मीटर और एक होता है आपका वाट सेकेंड। अगर ये 1 होगा तो 1 न्यूटन ये भी होगा, ये भी 1 मीटर होगा, ये भी वाट, ये 1 वाट होगा, ये भी 1 सेकेंड होगा। इजी सवाल था ये, कुछ देर पहले ये आपको बताया, तो इसमें और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे। बाकी आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, क्या बोला है, मैकेनिकल एनर्जी हम किसे बोलते हैं, तो आपको पता होगा मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, यानी किसी वस्तु का स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को हम क्या बोलते हैं, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, द वर्क डन बाय ए वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स इज फाउंड बाय, वेरिएबल फोर्स, वेरिएबल फोर्स का मतलब समझ रहे होंगे, जहाँ पे फोर्स का वैल्यू क्या होगा, लगातार चेंज होगा। तो वर्क डन, जैसे मान लीजिए अगर हम एक ग्राफ लेते हैं, ये मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट है मेरा x, डिस्प्लेसमेंट, और y डायरेक्शन पे हम ले रहे हैं मान लीजिए फोर्स। अब फोर्स बोलता है वेरिएबल है, मतलब अगर फोर्स वेरिएबल है तो उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, आपको पढ़ाए भी थी हम। हर एक टाइम पे जैसे मान लीजिए आप इधर जाओगे यहाँ पे तो फोर्स इतना लगेगा, आप अगर यहाँ जाओगे तो फोर्स देखिए चेंज हो गया, नीचे आ गया, आप यहाँ जाओगे तो फोर्स और बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ बता रहा है कि कैसा ग्राफ है, वेरिएबल फोर्स। तो इस ग्राफ का अगर आप इसके, ये जो ग्राफ है किसके किसके बीच हम खींचे हैं, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इसके बीच के अंदर में जो ये एरिया है, इस एरिया को अगर आप निकालोगे तो यही एरिया किसके बराबर होता है, तो आप बोलोगे वर्क डन। ये आपको हम पढ़ाए हैं और आपको बताए भी थे कि ये आपसे पूछेगा, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपसे पूछता है लगातार, तो आप बोलोगे कि जो वर्क डन होता है वेरिएबल फोर्स के लिए, वो आपको निकाल के देता है एरिया अंडर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो ग्राफ हम खींचेंगे, उसके बीच में जो एरिया आएगा, वही एरिया वर्क डन का वैल्यू देता है। और अगर आप इसका वैल्यू देखोगे तो वर्क डन का, तो वर्क डन का फॉर्मूला आप लोग को निकल के आता है, वर्क डन इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी x1 टू फाइनल डिस्प्लेसमेंट x2 f dx, ये होता है वर्क डन का फॉर्मूला फॉर वेरिएबल फोर्स के लिए। इंटीग्रेशन x1 से x2 f dx, यहाँ पे f क्या है, वेरिएबल फोर्स है, dx यानी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से आप लोग का वर्क डन निकलेगा। ये सब आप लोग को पढ़ा चुके हैं, डिराइव भी करवाए थे आप लोग को और बताए भी थे कि ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि यूनिट ऑफ मोमेंटम इज, मोमेंटम का फॉर्मूला डिनोट किया करते हैं p से, फॉर्मूला होता है इन लोग का मास इंटू वेलोसिटी। मास का मतलब हो जाता है आप लोग का केजी और वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केजी मीटर पर सेकेंड। ये सब भी आप लोग को पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 20 और ये लास्ट सवाल, ऐसे ही सवाल आपको आपका बोर्ड पूछता है, तो अगर आप इस सब सवालों को एकदम अच्छे से कॉपी में लिख करके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं कि क्या सवाल पूछ रहा है, आप अपने जो थ्योरी पार्ट को आप पढ़े हैं अपने टीचर से, उसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोग को एक अच्छा मार्क्स मिलेगा अपने बोर्ड में, जिसको आप लोग को चिंता बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पावर कैन बी रिटेन एज, पावर को हम इसमें से कैसे लिख सकते हैं, सब कुछ आपको पढ़ा दिए। पावर का फॉर्मूला W/T, W को आप बोल पाओगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, नीचे में टाइम, डिस्प्लेसमेंट इंटू बाय टाइम को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बोलोगे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिए हम आप लोग को हर एक वीडियो में पूछते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ अगर समझ में नहीं आया होगा, अगर आपको इस चैप्टर में किसी टॉपिक में डाउट है तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताओगे, क्योंकि अगर आप मेरे को बताओगे नहीं तो मेरे को पता नहीं चलेगा, हम आप लोग के लिए वीडियोज़ बना नहीं पाएंगे। तो आप लोग के लिए हम लगातार आप लोग का MCQ पार्ट को कवर कर रहे हैं हर एक चैप्टर का। तो आप
आप मेरे चैनल से जुड़े जरूर रहिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा, और इसी प्रकार के कंटेंट से जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।